नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते और सबसे पहले बात साहेबगंज के डीसी की, यानी डिप्टी कमिश्नर की। डिप्टी कमिश्नर एक जिले का मुखिया होता है, वो बेहद पढ़ा लिखा और अनुशासित होता है, लेकिन साहेबगंज के डीसी ने जो किया उसे देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि डीसी साहब ने राष्ट्रगान की अनदेखी करते हुए उसका अपमान किया, वो भी तब जबकि वो उन्हें बताया जा रहा था कि साहब सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाइए, राष्ट्रगान का सम्मान रखिए। लेकिन डीसी ने ना तो राष्ट्रगान पर गौर किया, न ही आवाज पर। आप तस्वीरों को देखिए। डीसी रामनिवास यादव साहिबगंज के बरहेट में फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ करने पहुंचे थे। उनके साथ सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा भी दिख रहे हैं। डीसी साहब ने फीता काटकर टूर्नामेंट का शुरुआत किया। इधर डीसी ने फीता काटा तो उधर राष्ट्रगान बजने लगा। राष्ट्रगान की आवाज आपने भी सुनी होगी, लेकिन डीसी रामनिवास यादव ने नहीं सुनी और ना ही उनके साथ मौजूद बाकी लोगों ने। मैदान में खड़े खिलाड़ियों का जोश बढ़ाने के लिए उनसे हाथ मिलाने वो लगे, जिस पर एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर जोर से कहा कि सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाइए। लेकिन इसके बावजूद डीसी साहब जो है राष्ट्रगान का अपमान करते रहे, जिस पर आयोजकों ने बीच में ही राष्ट्रगान को बंद कर दिया, क्योंकि वो समझ गए कि डीसी साहब को तो नहीं समझाया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या डीसी रामनिवास यादव ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें नहीं मालूम कि राष्ट्रगान का सम्मान क्या होता है, या फिर वो राष्ट्रगान का सम्मान करना ही मुनासिब नहीं समझते? और साथ ही साथ दर्शक दिखाई दे रहे हैं। वीडियो कर रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी मिथिलेश सिंह हमारे सहयोगी साहिबगंज से जुड़ गए। मिथिलेश, जो कुछ हुआ क्या यह जानबूझकर हुआ या फिर यहां अनदेखी हुई है? ये चूंकि मंच से संचालन किया जा रहा था कि सावधान की मुद्रा में हो जाए, अभी राष्ट्रगान बजाया जाएगा जी, और इसको अनसुनी कर या जो कहा जाए, आगे फीता काटने के बाद खिलाड़ियों से हाथ मिलाने चले गए डीसी साहब और विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा। मिथिलेश, क्या डीसी और विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ही सिर्फ सावधान की मुद्रा में नहीं थे, बाकी लोग भी वैसे ही थे? नहीं, और 4-5 लोग जो साथ में थे जिनको मैं पहचानता आपको रोकना चाहेंगे मिथिलेश। रामनिवास यादव डीसी खुद हमारे साथ जुड़े हैं। रामनिवास जी, जो कुछ आज हुआ है, ऐसा कहा जाए कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ, आपने सुना राष्ट्रगान, लेकिन सावधान की मुद्रा में नहीं आए। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, इनॉग्रेशन के समय हम मैदान के बीचों बीच में थे जी। हम जाके फीता काट के इनॉग्रेट किए, बच्चों से हम मिल रहे थे। इन बिटवीन उद्घोषणकर्ता ने राष्ट्रगान चलाया, जिसका कि हम लोग तक आवाज नहीं पहुंचा, लेकिन बाद में किसी ने मेरे को बताया तो मैंने इशारा करके उसको बंद करवाया कि ये गलत है। क्या यह शेड्यूल में था कि आप जाएंगे और राष्ट्रगान बजेगा, या फिर बाद में बजना था? नहीं, अनाउंस हम तो गए थे, तो इनॉग्रेशन के लिए गए थे, हम लोग को ये जानकारी नहीं थी कि वहाँ पे राष्ट्रगान बजाया जाना है जी। लेकिन उद्घोषणकर्ता ने एकदम से बीच में बजाया, जिसका मुझे लोगों ने बताया, हमको आवाज नहीं आई, लोगों ने बताया तो हमने तुरंत बोला कि नहीं, बंद करवाई, ये गलत है। क्या बीच में रोकना सही था रामनिवास जी? नहीं, इतना दूर से, क्योंकि हमको आवाज नहीं आ रहा था, जिस जगह पे हम खड़े थे वहां पे आवाज नहीं आ रहा था, वो केवल स्टेज पे सुनाई दे रहा था, हम लोग ग्राउंड में थे जी। जो वीडियो किया गया है, क्लिप जो देख रहे हैं आप, वो स्टेज के पास से ही किया गया शूट है, हमको आवाज वहां पे नहीं आ रहा था जी। लेकिन किसी ने बताया कि ऐसा हो रहा है सर, तो मैंने कहा भी ये गलत है, वहां से इस तरीके से नहीं होना चाहिए, पहले आपको बताना चाहिए, वहां से स्टेज पे हम जाते, वहां पे बताते आप हमको कि राष्ट्रगान बजाया जाना है, राष्ट्रगान का इस तरीके से अपमान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीसी हैं, और आप समझते हैं राष्ट्रगान का सम्मान क्या होता है। इसके बावजूद अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं गलत है ये। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। रामनिवास यादव खुद हमारे साथ जुड़े थे, डीसी साहिबगंज के, अपनी सफाई दी और कहा कि जहां वो पहुंचे थे, खिलाड़ियों से मिल रहे थे, वहां तक राष्ट्रगान की आवाज नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें वो सुनाई नहीं दिया। इधर रांची के तुपुदाना इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। हत्या के पीछे लव ट्रायंगल की आशंका जाहिर की जा रही है।
रांची के तुपुदाना इलाके में दोहरे हत्याकांड से दहशत है। तुपुदाना ओपी के बेरमाद में युवक युवती की निर्मम हत्या से लोग सख्ते में हैं। नाबालिग विवेक और युवती पूजा की टांगी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवती लंबे समय तक तुपुदाना ओपी इलाके के ही प्रेम नामक युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। दोनों का एक बच्चा भी हुआ था, लेकिन प्रेम ने उसे अपनाने से मना कर दिया था, जिस वजह से प्रेम और पूजा में काफी विवाद भी हुआ था। पूजा को अक्सर मोबाइल पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। अब वहाँ आदमी लगा कि क्या किया या नहीं किया उनको हम कैसे बता सकते। उनको फ़ोन से मोबाइल में परेशान करता था। अब कौन करता है, उनका मोबाइल देखे तब तो। प्रेम नाम का लड़का से लड़ाई झगड़ा भी। हाँ हाँ, क्या था पहले वो लोग साथ में रहता था। कौन? सर, इस हत्या के पीछे कौन है, इसे लेकर विवेक के परिजन भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है कि विवेक घर से अपनी नई स्पोर्ट्स बाइक से घर से निकला था, लेकिन घर लौटा ही नहीं। सुबह में पता चला कि मेरा भाई का ऐसा हो गया, तो फिर हम अभी आए हैं। ऐसा तो पता कुछ और नहीं चला है। पता चलेगा तो बताएंगे। लड़की कौन है? लड़की को भी पता नहीं चल रहा है मेरा ना। हम यहाँ रहते भी नहीं, हम गाँव में रहते हैं। भाई घर कल गया था, कब से घर से बाहर था? कल शायद पता चल रहा है कि भाई तो यहीं रहता है, सतरंजी में रहता है। तो पता चल रहा है कि शाम में शायद निकला था, पोचाड़ा उचाड़ा घर का कर रहा था, तो फिर क्या खाने के लिए खरीदने के लिए निकला। फिर सुबह में पता चल रहा है कैसा हुआ। हम लोग को सुबह में पता चला कि तुपुदाना क्षेत्र में रिंग रोड के बगल में 200 हैं। उस आलोक में हम लोग घटनास्थल पर आए हैं। अपना पूरा टीम, एफएसएल का टीम, टेक्निकल टीम, डॉग स्क्वाड सारा अभी जांच कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग देखते हैं कि ये इसमें किसकी संलिप्तता है, हम लोग सभी बिंदु पर जांच कर रहे हैं। हत्या की गुत्थी सुलझाने को लेकर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम जांच में जुटी है। विवेक के शरीर पर कई जगह धारदार हथियार के गहरे निशान हैं। तफ्तीश में यह बात भी सामने आई है कि काफी बेरहमी से दौड़ा कर विवेक की हत्या की गई। वहीं पूजा को भी मौत की नींद सुलाने से पहले बुरी तरह पीटा गया। इस हत्याकांड में लव ट्रायंगल का भी मामला सामने आ रहा है। वहीं पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और अगली खबर पलामू के मेदिनीनगर से है, जहां बस स्टैंड पर रंगदारी वसूल रहे 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। बस स्टैंड पर डब्लू सिंह गिरोह के गुंडे हर दिन रंगदारी वसूल रहे थे। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर 6 गुंडों को दबोच लिया है। पुलिस के द्वारा पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अपराधियों ने बताया कि रंगदारी का सारा पैसा वो मंटू तिवारी और परमिंदर बाबू के पास जमा करते थे। आपको बता दें कि परमिंदर बाबू पूर्व में मेदिनीनगर नगर परिषद का उपाध्यक्ष भी रह चुका है। इसके अलावा वो जेएमएम से मेदिनीनगर नगर निगम के लिए डिप्टी मेयर का चुनाव भी लड़ चुका है। गिरफ्तारी के बाद सभी अपराधियों को पूरे बाजार में घुमाया गया। फिलहाल मंटू तिवारी और परमिंदर बाबू फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 23,000 रुपए नकद और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है। लेकिन आज फिर सूचना मिली कि आज फिर से उसके गैंग के लोग जो है पैसा वसूल रहे हैं। और तब मुझे गोपनीय सूचना मिली कि ये जो है बस स्टैंड के बगल में एक श्री राम बस का डिपो है, वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और पैसे की गिनती भी कर रहे हैं, वसूली भी हो रही है और गिनती भी हो रही है। तो मैंने सदर एसडीपीओ के विजय शंकर को कहा कि आप तुरंत जाके छापेमारी कीजिए। और इन्होंने जब छापेमारी की तो लोग रंगे हाथों रंगदारी वसूलते हुए पकड़े गए हैं। परमिंदर बाबू अभी तक यही सुनने में आया कि जो भी बस स्टैंड से पैसा तहसीलते हैं अपने पास इकट्ठा करता था और इकट्ठा करके आगे डब्लू सिंह के पास पहुंचाता था। परमिंदर बाबू की गिरफ्तारी के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या हो रहा है? हम पूछताछ कर रहे हैं, अभी उसका तलाशी जारी है। अभी तक परमिंदर बाबू नहीं हाथ लगाया। एक परमिंदर बाबू है, दूसरा मंटू तिवारी है, दोनों का नाम सामने आया है। तो अभी दोनों भागे चल रहे हैं, जैसे पकड़ेंगे तो आगे कुछ खुलासा होगा। और इधर झारखंड में हेमंत सरकार पर सहयोगी कांग्रेस ही प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। आज सीएम से कांग्रेस विधायकों ने मुलाकात की और कई मुद्दों पर मजबूती से अपनी बात रखी। कांग्रेस का दावा है कि कई मुद्दों पर सहमति भी बन गई है। सत्ता में रहने के बावजूद उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाने का दर्द कांग्रेस के भीतर गहराता जा रहा है।
यही वजह है कि अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। झारखंड कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। सीएम आवास पर कांग्रेस विधायकों ने आरक्षण के सवाल पर जल्द फैसला लेने की मांग की। साथ ही नियुक्ति के दौरान भाषा के चयन विवाद, मैट्रिक और इंटर को लेकर सीमावर्ती जिलों को छूट देने विस्थापन आयोग का गठन करने के सवाल पर करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में मंथन किया। 27% जो आरक्षण देने की बात है ओबीसी को, वो बात आई थी सामने, और जो बॉर्डरिंग इलाके के लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको भी जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो बाहर से पढ़ के आते हैं उनके लिए भी वो कह रहे थे। तो उन सारे विषयों को लेकर के जो राज्य की योजनाएं हैं जन जन तक कैसे पहुंचे और कहां कहां खामियां हैं, उन सारी बातों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल पूरी तरह से पॉजिटिव है। आयोग का गठन है, बोर्ड का गठन है, उस पर कुछ आयोग का गठन बहुत जल्द कर दिया जाएगा, उस पर भी सहमति बनी है। उन्होंने साफ कहा है कि कई अल्पसंख्यक आयोग और कई ऐसे आयोग हैं जिनकी जरूरत है, उसको जल्द कर लिया जाएगा। कांग्रेस विधायकों ने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से किए वायदों को भी पूरा करने की बात कही। बैठक के दौरान अल्पसंख्यक आयोग सहित दूसरे बोर्ड निगम के खाली पद पर नाम की घोषणा को लेकर भी सहमति बनी। कई विधायकों ने अपने क्षेत्र में विकास की योजना को लेकर भी बातों को रखा। ओबीसी का आरक्षण को लेकर बहुत ही अच्छा वातावरण में अच्छी बात हुई है, और हम लोग धीरे धीरे सब काम को कर रहे हैं। ओबीसी का आरक्षण भी बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है, वो भी किया जाएगा। भाषा संबंधी जो भी बात उसका भी चर्चा हुई है, और जो है कि विस्थापन का एक मामला है जो सब वर्षों से है, उसका भी निष्पादन किया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों की नाराजगी खोलकर सामने आई थी। हालांकि सीएम से मुलाकात के बाद कांग्रेस का दावा है कि कई मुद्दों पर सहमति बन गई है, लेकिन कांग्रेस विधायकों की नाराजगी सोरेन सरकार के अंदर बेचैनी को बढ़ा रही है। कांग्रेस ने प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने वर्तमान सरकार पर काम करने के बजाय सिर्फ बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जब भी मौका मिला हेमंत सरकार को, तब स्थानीय कौन है इसे वो परिभाषित नहीं कर पाए। इस बार भी 2 साल पूरे होने को है, लेकिन विकास को लेकर राज्य सरकार का कोई विजन स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, समाधान करना ये लोग नहीं चाहते हैं। पिछले बार भी एक सरकार स्थानीयता को लेकर के गिरा दिए थे, हेमंत सोरेन नहीं गिराए थे, हमें याद है। फिर लगभग 2 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, कुछ किया नहीं। अभी भी वैसे ही कर रहे। 2 साल अब तो होने को चला है। 29 दिसंबर को इनके कार्यकाल का 2 साल पूरा हो जाएगा, तो क्या किया? ऐसे ही कर रहे, नाटक कर रहा है। भाई क्या दिक्कत है? भाई बना दो, बता दो जो झारखंडी अपने आप को कहता है वो झारखंडी है, उनको देख लेना, नहीं क्या दिक्कत है। लेकिन आप करते कुछ नहीं हो, खाली राजनीति कर रहे बेटे बेटे। पारा शिक्षकों की आज शिक्षा मंत्री के साथ अहम बैठक हुई और बैठक में बिहार के तर्ज पर पारा शिक्षकों के वेतनमान और स्थायी करने को लेकर चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया कि 29 दिसंबर को सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर पारा शिक्षकों को तोहफा मिलेगा। पारा शिक्षकों को बिहार के शिक्षकों के तर्ज पर वेतनमान मिलेगा। कि 29 दिसंबर को जो नियमावली का फाइनल ऐलान होगा, बनी नहीं है। अरे प्रोसेस लगता है ना जी। सरकार का 2 साल पूरा होने के तोहफा में पारा टीचर का मिलेगा आपका नियमावली, हाथ दे देंगे एकदम। और हम लोगों ने आग्रह किया कि चूंकि हमारे पारा शिक्षक 15 नवंबर को आने वाले थे स्थापना दिवस पर, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री से पारा शिक्षकों के हित में, मुख्यमंत्री जी 15 नवंबर को बोलेंगे पारा शिक्षकों के हित में। साथ साथ उन्होंने कहा कि बिहार में जो भी टेट, सीटेट या आकलन परीक्षा है,
आकलन परीक्षा पर भी हम लोग तैयार हैं। माननीय मंत्री जी बोल रहे थे कि 29 दिसंबर को घोषणा नहीं होनी है, 29 दिसंबर को पूरा वेतनमान और मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा होगी। मतलब यह है कि वित्त, विधि और कार्मिक सारे से पास करके, कैबिनेट पास करके होगी। इधर जेएमएम ने 17 नवंबर को टाटा कंपनी के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। जेएमएम ने टाटा से जुड़ी कंपनियों के गेट जाम करने के अलावा माल की ढुलाई रोकने की भी चेतावनी दी है। दरअसल टाटा मोटर्स और कमिंस ने कंपनी का जमशेदपुर कॉर्पोरेट ऑफिस महाराष्ट्र के पुणे में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। टाटा मोटर्स के इस फैसले से जेएमएम नाराज है। इधर टाटा कंपनी के खिलाफ जेएमएम के आंदोलन को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर ही निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि एक तरफ जहां सीएम दिल्ली जाकर उद्योगपतियों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो वहीं राज्य में चल रहे उद्योग को राज्य में बनाए रखने में विफल साबित हो रहे हैं। बीजेपी ने इसके पीछे ट्रांसपोर्टेशन और ठेके का खेल बताया। लेकिन अगर ऐसी बातें होंगी कि यहाँ की खनिज संपदा, यहाँ की श्रम शक्ति सभी का उपयोग करके और यहाँ से मुख्यालय ले जाने की बात आ रही है सामने, तो कहीं ना कहीं उसमें इस राज्य को राजस्व की क्षति होने का भी एक अंदेशा है। निश्चित तौर पर वैसे सभी काम, वैसे सभी फैसलों के खिलाफत करने का जो काम है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगी, जिससे झारखंड और झारखंडियों को नुकसान पहुंचने की संभावना हो। में जो मदर प्लांट है टाटा, जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है, उसको हम किसी भी कीमत पर, चाहे किसी तरह का कोई त्याग करना पड़े, किसी तरह का कोई उनको कमी है या रिसोर्सेज में कमी है, तो उनकी सारी पूर्ति की जाएगी। लेकिन हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि टाटा, जिसकी पहचान झारखंड से है, वो झारखंड में स्थापित है और झारखंड में ही वो रहे, झारखंड में ही उनका हेडक्वार्टर रहे। तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार के ऊपर एक करारा तमाचा है। जिस तरीके से उन्होंने राज्य की खस्ता हाल कर दी है, यहाँ निवेशक आने से कतरा रहे हैं और दुखद बात है कि जो पहले से स्टैब्लिश कंपनियां थी वो भी शिफ्ट कर रही हैं। और ये जो सारा कुछ आंदोलन हो रहा है उसके पीछे बताया जाता है कि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन और ठेके का खेल भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब जो यहाँ पहले से लगी इकाइयाँ हैं उनको कॉन्फिडेंस मिले, वो इंश्योर करे वो दूसरे राज्य में नहीं जाए। अब बाहर कंपनियां बुलाने जा रहे हैं, वो तो आ नहीं रही, लेकिन यहाँ पहले से लगे उद्योग जरूर जा रहे हैं। रांची में सरकार ने नई जलकर नीति को लागू कर दिया। नई कर नीति के दायरे में बीपीएल परिवार भी आ गए हैं। झारखंड सरकार ने जो नई जलकर नीति बनाई है उसके तहत अगर कोई परिवार 5000 लीटर पानी से ज्यादा खर्च करेगा तो उसे वाटर टैक्स देना होगा। पूर्व में जलकर 6 रुपए था, जिसे बढ़ाकर अब 9 रुपए कर दिया गया है। वहीं नई जलकर नीति का रांची के मेयर ने विरोध भी कर दिया है। मेयर का कहना है कि नगर निगम बोर्ड की बैठक में इस पर प्रस्ताव पारित होना था, लेकिन बगैर प्रस्ताव पारित किए सरकार ने इसे लागू कर दिया है। मेयर ने 17 नवंबर को राजभवन के सामने धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया और आम लोगों से भी धरने में शामिल होने की अपील की है। कि आज जिस तरह से राज्य सरकार ने जल कर में अप्रत्याशित वृद्धि कर आम लोगों पर अनावश्यक रूप से आर्थिक बोझ डाल दिया, राज्य सरकार के इस अधिसूचना के विरोध में 17 नवंबर को राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैं रांची वासियों से सभी सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक संगठनों से जन आंदोलन में शामिल होकर राज्य सरकार की जन विरोधी नीति का विरोध करने की अपील करती हूं। और जो झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।